जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग जैक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से जो मॉडल सेट जारी किया गया है, आज हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे। क्या झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से क्या नीति है, किस प्रकार से एग्ज़ाम लिया जाएगा, आज हम लोग बच्चों इस विषय पर भी चर्चा करेंगे और साथ में हम लोग अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जानेंगे। अब बोलेंगे सर ऑब्जेक्टिव का तो सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो इस पर क्या चर्चा किया जाएगा। हाँ, मैं इस पर चर्चा करूँगा, कुछ बातें को भी बताऊँगा, कुछ इसमें सॉल्यूशन करने वाला भी है तो सॉल्यूशन करके मैं भी बताऊँगा, और आगे जो वेरी शॉर्ट और लॉन्ग जो क्वेश्चन दिया मैं उसको भी बताऊँगा। तो हो सकता है इस पार्ट में ना बताऊँ, नेक्स्ट पार्ट में बताऊँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में यानी इस पार्ट 1 में क्या होगा, तो हम लोग का सबसे पहले ये जानेंगे कि 2023 और जो 24 में हम लोग का एग्ज़ाम जो होने वाला है इसका क्या पैटर्न होगा, किस प्रकार से बच्चों को एग्ज़ाम देना है। क्योंकि सबसे बड़ा जो गड़बड़ी है यहाँ पर बच्चे करते हैं, और मैं यहाँ पर कुछ आप लोगों को सजेस्ट भी करूँगा कि किस प्रकार से एग्ज़ाम देना है, ताकि आप लोग का 90 मार्क्स ला सकते हैं, अच्छे अंक लेकर आ सकते हैं। यदि आप पैटर्न को नहीं समझते हैं, किस प्रकार से एग्ज़ाम हमको लिखना है, तो हमें लगता है कि आप कितना भी अच्छा तैयारी कर लीजिए और अच्छा नहीं हो सकता है। तो पहले ये आपको ज़रूरी है समझना कि किस प्रकार से पैटर्न है और कैसे इसको लिखना है, क्या कंटेंट होना चाहिए, कैसे हमको जवाब देना है, वेरी शॉर्ट को कैसे देना है, लॉन्ग को कैसे देना है। मैं टेस्ट लेता हूँ तो यहाँ पर बहुत ऐसे बच्चे जो गलती करते हैं, हम लोग टेस्ट सीरीज में यही चीज़ को पकड़ते हैं कि आखिर गलती क्या है और उसको बताते हैं बच्चों को, ताकि वो सुधार करे और ये एग्ज़ाम में ना गलती करें। तो मैं जो बच्चे ऑनलाइन में पढ़ते हैं उन सभी के लिए भी मैं गाइड करना चाहता हूँ ऋषि कॉमर्स एकेडमी की तरफ से, कि आप लोग भी यदि ऐसा गलती कर रहे हैं बच्चों, तो ऐसा गलती नहीं करना है। यदि आपको अच्छे खासे अंक लेकर आना है तो, और सिर्फ पास आउट करना है तो भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा बात को ना खींचते हुए काम करते हैं कि क्या आखिर क्या पैटर्न होगा, सर क्या बताना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से जो जारी किया है मॉडल सेट, बहुत ही लेट है ये है। अब बोलेंगे सर ये तो जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत लेट है तो हम लोग के लिए बहुत एक तरह से नुकसान है। पहले के एग्ज़ाम में तो 2 सेट 3 सेट हम लोग का जारी किया गया था और पहले ही जारी कर दिया गया था, पर बहुत लेट हुआ है। तो मान के चलिए अगर एक मॉडल सेट दिया है तो अब इसको बहुत अच्छे तरीक़ा से पैटर्न भी इसको समझ लेना है इसी मॉडल सेट से, और क्वेश्चन को पूरा तैयारी कर लेना है। क्योंकि इससे अगर एक सेट अगर जारी करता है, हमें लगता है एक सेट और देना चाहिए और इससे क्वेश्चन आप लोग से आएगा, ठीक है। तो हम लोग अकाउंट्स में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को जानेंगे, इसमें सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव को नहीं समझेंगे, इससे रिलेटेड भी आगे जानकारी को समझेंगे कि आखिर इसका आंसर क्यों हुआ, काहे हुआ। अगर एक क्वेश्चन को हम लोग मीनिंग बेस अगर समझते हैं तो इससे आगे का भी क्वेश्चन बनता है और इससे आने वाला भी जो क्वेश्चन बनेगा वो भी सॉल्व हो जाएगा बच्चों। तो चलिए हम लोग इस विषय पर चर्चा करते, पहले पैटर्न समझते हैं। तो ये सब्जेक्ट जो हम लोग का अकाउंट्स है, और अकाउंट्स में पहला देखिए लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन में क्या है, सामान्य निर्देश है। सामान्य निर्देश में आप देखेंगे तो बताया जा रहा है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर देंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 52 है। और मैं इतना इंस्ट्रक्शन को ना पढ़ते हुए आपको डायरेक्ट मैं बताता हूँ। देखिए पढ़ा हुआ है ये इंस्ट्रक्शन, आप लोग भी पढ़ेंगे, और चलिए मोटा मोटी पढ़ ही देते हैं। कह रहा प्रश्न 1 से लेकर 30 तक बहुविकल्पिक प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किए गए। मतलब 1 से लेकर 30 तक जो क्वेश्चन है बच्चों, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे। 4 में से आपको एक सेलेक्ट करना है, 1 सेलेक्ट करना है। A B C D कौन होता है और उसमें से आपको नाम भी लिखना है। यानी बी, यहाँ पर बहुत बच्चे हैं बी का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, बी के साथ नाम को इंडिकेट नहीं करते, या फिर नाम लिखते हैं और बी नहीं देते हैं, ठीक है। तो आपको
दोनों चीज़ को यहाँ पर इंडिकेशन करना है, तो ये आपको ध्यान में रखकर चलना है। आगे चलते हैं हम लोग वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में। तो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को अब अगर देखेंगे तो क्या है, इसमें कहता है 31 से लेकर 38 तक, 31 से लेकर प्रश्न संख्या 31 से लेकर 38 तक अति लघु उत्तरणीय प्रश्न है, जिसमें से किन्हीं 6 प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रश्न का मान जो है 2 अंक का होगा। ठीक है, यानी 31 से लेकर 38 तक जो क्वेश्चन है वो आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जहां आपको एक जो क्वेश्चन है 2 नंबर का है और कितना बनाना है, टोटल 6 क्वेश्चन बनाना है। तो 6 दूना 12 नंबर यहाँ से आ जाएगा। याद रखना है सिर्फ 6 क्वेश्चन बनाना है और 2 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा। आगे फिर 39 से जो स्टार्ट होगा, 39 यानी प्रश्न संख्या 39 से लेकर 46 तक अति लघु, यानी इसको बोलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें भी आपको 6 क्वेश्चन बनाना है, यानी 39 से लेकर 46 तक जो टोटल 8 क्वेश्चन बनता है उसमें से आपको 6 क्वेश्चन बनाना है। 6 और ये कितना नंबर का है, तो 3 मार्क्स का है। ठीक है, कितना मार्क्स का है, 3, यानी 3 गुने 6, तो कितना होगा, 6 3 का 18, यानी 12 और 18 टोटल बच्चों याद रखना है 30 नंबर हो गया। तो बताइए आपको टोटल जो एग्ज़ाम होगा वो 80 नंबर का बनता है, तो 80 में से वेरी शॉर्ट 12 नंबर का हो गया और शॉर्ट हो गया 18 नंबर हो गया, 30 नंबर हो गया। तो बचा कितना, 20 नंबर का बचा। और 20 नंबर आपको कहाँ से बनाना है, वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनाना है। प्रश्न संख्या 47 से लेकर 52 दीर्घ उत्तरणीय प्रश्न होंगे, किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का मान 5 अंक होगा। मतलब 4 क्वेश्चन बनाना है, 4 क्वेश्चन बनाना है। प्रत्येक जो प्रश्न है वो 5, प्रत्येक जो नंबर है 5 नंबर का है, तो 5 चौक 20 नंबर हो गया। तो टोटल 30 और 20 टोटल मिलाकर 50 नंबर इधर हो गया और 30 नंबर ऑब्जेक्टिव टाइप यानी एमसीक्यू हो गया। तो टोटल जो हो गया 80 नंबर हो गया बच्चों। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो क्या टोटल बना इसमें, वेरी शॉर्ट में कितना बनाना है, 2 × 6, 2 × 6 यानी 12 नंबर हो गया। फिर 3 × ठीक है 3 × एक सेकंड बच्चों, चलिए ठीक है 3 × 6 यानी 6 3 का 18 बन गया। और फिर आपको 4:1 सेकेंड नहीं 4:2 नहीं, इसमें आएगा कितना आएगा 5:4, 5:4, 5 चौक 20 नंबर आ गया। ठीक है, तो टोटल कितना होता है 6 3 का 18 यानी 12 18 और 20 यानी टोटल जो नंबर बन गया वो 50 नंबर बन गया। ठीक है, और 30 नंबर जो है एमसीक्यू। तो याद रहेगा वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का 6 क्वेश्चन बनाना है, 8 ऑप्शन दिया रहेगा, 8 में से आपको 6 बनाना है, 2 क्वेश्चन को नहीं बनाना है। फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी 8 रहेगा, जहां से आपको 6 बनाना है, 2 नहीं बनाना है। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में ओनली 4 बनाना है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है 6 क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 आपको छोड़ देना है। आप गिनती करेंगे तो वहाँ पर आपको जो पता चलेगा टोटल जो क्वेश्चन है 2 क्वेश्चन हर एक में छोड़ना है। ठीक है, आपको 2 ऑप्शनल एक तरह से मिल जाता है। तो चलिए ये पैटर्न रहा एग्ज़ाम का, आपको इसमें ध्यान में रखकर करना है। अब चलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर 30 जो ऑब्जेक्टिव है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी अगर और आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर देखना है बीएसटी अकाउंट्स का तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सारा मैं सॉल्व कराता हूँ। और साथ में भी क्रेज क्लास भी मेरा चल रहा था, जो आज का भी क्लास अपलोड होगा। ठीक है, लेकिन आज मेरा टारगेट होगा कि जो पहले मॉडल सेट है, पहले मैं मॉडल सेट का सभी बच्चों को सॉल्यूशन दे लूँ। अभी ऑब्जेक्टिव का दे रहा हूँ, अकाउंट्स का भी टारगेट में अकाउंट्स देकर पहले ये एमसीक्यू का अपलोड कर दूंगा, उसके बाद मैं सब्जेक्टिव का तैयार करके सब्जेक्टिव का आप लोगों को अपलोड करूंगा। उसके बाद फिर मैं आऊँगा मैथ सब्जेक्ट, मैथ पर आऊँगा, मैथ का फिर सॉल्यूशन करके दूंगा। उसके बाद बीएसटी और फिर इकोनॉमिक्स का दूंगा। तो बच्चे बाकी जितना भी सारा सब्जेक्ट है सारा मैं इस चैनल पर देता हूँ। तो आप
यदि स्टूडेंट्स हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर रखें, क्योंकि आपके लिए चैनल बहुत ही लाभदायक होगा, बेनिफिट है आप इस चैनल के लिए, आप सभी के लिए। चलिए, तो पहला जो क्वेश्चन है हम लोग को जैसा कमेंट किए कि देखिए ऑब्जेक्टिव का आंसर तो दिया हुआ है, लेकिन इसका जो है आपको बहुत ही नॉलेज मतलब ध्यान में रखकर काम करना होगा, बहुत ही नॉलेज आपको रखना होगा। ये नहीं कि सिर्फ बस पढ़ते जा रहे, इसका कोई तरीका से नहीं आप काम कर रहे, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है। चलिए क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, कर साझेदार का फर्म से संबंध होता है। बताइए आप लोग, साझेदार जो है, अब देखिए यहाँ पर बच्चे सीधा ऑप्शन जाएंगे और बोल देंगे सर एजेंट, रटा हुआ है भाई, वहाँ पर तो कुछ और बोल देगा तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए याद आप किए, लेकिन आप भूल नहीं होता है। जितना जल्दी याद होता है ना, उतना ही जल्दी से भूलते हैं, और जितना ही गहराई से किसी चीज़ को समझते हैं, उतना ही गहराई यानी उतना ही दिन तक हम लोग को याद भी रहता है। और अगर आप सीख गए तो ये हमेशा के लिए सीख गए, और जितना आप रटेंगे ना जल्दी, उतना ही जल्दी भूलिएगा, याद रखिएगा। तो समझिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि द रिलेशन ऑफ अ पार्टनर विथ द फर्म इज, यानी पार्टनर जो है फर्म के साथ क्या रिलेशन रखता है। तो देखिए वो मैनेजर नहीं है, वो है मैनेजर नहीं है वहाँ का, ना वहाँ का नौकर है, वो एज अ एजेंट है। एजेंट है मतलब वो काम करने वाला व्यक्ति है, वो मालिक भी है और वहाँ का काम भी करता है, ये है एजेंट। एजेंट के रूप में पार्टनर, जो पार्टनरशिप फर्म है उस पार्टनर का एक एजेंट है, एजेंट के रूप में रहता है, जैसे एजेंट यहाँ पर काम करता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं। पूंजी पर ब्याज को सामान्यतः मानना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर बहुत बच्चे जो है डायरेक्ट याद रख लेते हैं कि नहीं प्रॉफिट हो जाएगा सर, ठीक है, लेकिन क्यों कहा है, अब समझिए यहाँ पर क्यों कहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड जनरली बी रिगार्ड एज, यानी आपके लिए क्या है, जो आपने फर्म में पैसा इन्वेस्ट किया है, आपने जो फर्म में पैसा लगाया है, उस पैसा पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो एक तरह से क्या है, लाभ का विनियोग है, ये आपके लिए क्या लाभ है, आपने जो विनियोग किया था, इन्वेस्टमेंट किया था, उसका रिटर्न है ये। यहाँ पर क्वेश्चन में इसी चीज को पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में इसी चीज को पूछा गया है बच्चों। ठीक है, चलिए क्या क्वेश्चन में पूछा, पूंजी पर ब्याज को सामान्यतः मानना चाहिए। तो क्या मानना चाहिए, जो पूंजी पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ही सॉल्यूशन करने वाला आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में ही सॉल्यूशन करने वाला आ गया। कहता है प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर 8,000 है, 12,000 है, 10,000 है और 10,000 है। गुडविल का वैल्यू फाइंड करना है, और किसके अकॉर्डिंग, तो एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। यानी कौन सा मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड है। तो एवरेज पहले प्रॉफिट फाइंड आउट करना होगा, और कितने सालों के लिए खरीद रहे, 2 सालों के लिए खरीद। तब जोड़िए 12,000 और 8,000, ठीक है, 20,000 हो गया, 20 और 10 30 और 40, यानी 40,000 हो गया। और एवरेज निकालेंगे 40,000 4 साल का, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। और 10,000 आ गया तो 10,000 को हम कितने सालों के लिए खरीद रहे हैं, 2 सालों के लिए, तो 2 से क्या करेंगे, इनटू कर देंगे, यानी 20,000 हो गया। तो ये हम लोग का गुडविल बन गया, कितना, 20,000 रुपया। देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या क्वेश्चन 4 है, सो देखिए, कर एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3 इन फ्यूचर, दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इन द इक्वल रेशियो, विच पार्टनर विल सेक्रीफाइस इन विच रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो आप लोग को निकालना है बच्चों, सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले इन लोग का जो ओल्ड रेशियो है 2:3 है, ओल्ड रेशियो जो है
2:3 है। इन लोग भविष्य में क्या डिसाइड किया कि हम लोग भविष्य में जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो इक्वल करेंगे, यानी 1:1 हो गया, न्यू रेशियो हो गया। अब गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पता करना कि कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस करना है। तो आप लोग जानते हैं फार्मूला कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है, ठीक है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो ये फार्मूला होता है। इस कम बचता है इसमें, तो कोशिश करता हूँ फिर से। आपको याद है ना, ओल्ड रेशियो क्या है, 2:1 है, और इक्वल यानी न्यू रेशियो हो गया 1:1 हो गया। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो ये सेक्रीफाइस का हो गया। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो 2:5 और न्यू रेशियो 1/2। यहाँ एलसीएम ले लेंगे, 5 दूना 10, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 25 10 यानी 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर, यानी यहाँ पर ये जो निकल गया माइनस में 1/10। तो हम लोग किसका फार्मूला लगाए थे, याद रखिए, यहाँ पर किसका निकला है, शुरू x का निकला है, ठीक है। x क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, x क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लगाए थे सेक्रीफाइस का, तो हम लोग को निकालना था सेक्रीफाइस रेशियो निकालना था। इसका मतलब x और y है, तो एक सेकेंड बच्चों, ठीक है। चलिए, तो x यहाँ पर क्या चीज किया है, गेन किया है। x अगर माइनस में आ गया तो ये क्या कर लिया है, गेन कर लिया है। तो y क्या चीज किया होगा, सेक्रीफाइस किया होगा, ठीक है। y क्या क्या होगा, सेक्रीफाइस किया होगा। तो y का यानी 1/10 आप आंसर देखिए, और y कहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए y 1/10, ऑप्शन नंबर सी देखिए है यहाँ पर लिखा हुआ। हम लोग को y सेक्रीफाइस 1/10, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म विल बी। मतलब कहता है साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित संपत्ति का लेखा करने पर होगा। तो आप जानते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट, मैं यहाँ पर 2 क्वेश्चन आप लोग को बताता हूँ। अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड जब एसेट होता है तो बिजनेस के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में एंट्री किया जाता है। तो क्रेडिट साइड में यानी प्रॉफिट हो गया एक तरह से, तो प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर हम लोग को क्या बोला जा रहा है कि साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित संपत्ति का लेखा करने पर होगा। तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है, रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड में एंट्री करते हैं, प्रॉफिट होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, अ लॉस ये नहीं होगा, नेदर गेन और नो लॉस टू एग्जिस्टिंग पार्टनर, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, वर्तमान साझेदारों को लाभ होता है, ठीक है। चलिए, ये थोड़ा सा इसको मैं इधर कर देता हूँ। चलिए, नेक्स्ट है सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू, अभी जस्ट हम लोग फार्मूला लगाए थे, सेक्रीफाइस रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ न्यू पार्टनर में बी एडमिटेड टू अ फर्म, एक नया साझेदार फर्म में शामिल किया जा सकता है। तो कैसे, पुराने साझेदारों की सहमति से, बिल्कुल यही हो जाएगा। बाकी देखो क्या, बाकी सर कैसे गलत होगा, किसी एक साझेदार की सहमति से नहीं, हम लोग पढ़े थे किसी एक साझेदार की सहमति से किसी फर्म में इंक्लूड नहीं कर सकता है, ठीक है। नंबर 2 में है पुराने साझेदारों की सहमति के बिना हो ही नहीं सकता है, ठीक है। बिना सहमति का कोई भी विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर नहीं, बिना सहमति के कोई भी पार्टनर्स फर्म में इंक्लूड नहीं हो सकता है। लास्ट है पुराने साझेदारों के बहुमत से नहीं, ये भी नहीं होगा। पुराने साझेदारों का बहुमत का मतलब यहाँ पर थोड़ा सा क्या बनता है, जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूँ आप लोग को। क्या है कि जैसे 3 पार्टनर है, 2 लोग बहुमत में है और एक जन बोल रहा है नहीं हम नहीं इंक्लूड होने देंगे। 3 पार्टनर लोग हैं, चौथा आना चाह रहा है, उसमें से 2 लोग कह रहा है कि हम आने देंगे और एक कह रहा है कि हम नहीं आने देंगे। तो बहुमत किसका हो गया, 2 का हो गया, 1 का बहुमत नहीं। तो क्या ऐसा सिचुएशन में
पार्टनर्स इंक्लूड हो सकता है, तो जी नहीं, सभी साझेदारों का पूर्ण रूप से सहमति होना चाहिए, ठीक है, फुल कंसेंट होना चाहिए। चलिए ये हम लोग को क्लियर होता है, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, थोड़ा सा फास्ट काम करते हैं हम लोग। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर जनरल रिजर्व गिवन इन द ओल्ड बैलेंस शीट इज ट्रांसफर टू। तो बताइए कहाँ जाएगा ये, अगर जनरल रिजर्व अगर हुआ है तो इसको हम लोग कहाँ पर ट्रीटमेंट करेंगे, मतलब नए साझेदार के प्रवेश के समय पुराने आर्थिक चिट्ठा में प्रदर्शित सामान्य संचय को हस्तांतरित किया जाता है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और कहाँ पे, तो देखो करा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में, न्यू पार्टनर्स कैपिटल में, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, या फिर नन ऑफ दिस। तो बच्चे यहाँ पर देखिए सभी साझेदारों के पूंजी खाते में, नए ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में ऑल पार्टनर, तो ये भी नहीं होगा, ऑल पार्टनर्स नहीं होगा बच्चों, ऑल पार्टनर्स बोल दे रहा है, ठीक है, सिर्फ होगा ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 9 नंबर। ड्यू टू एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स, एक नए साझेदार के प्रवेश के कारण क्या होता है, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है। जी हाँ, तो यही हो जाएगा, जब कोई नया साझेदार का प्रवेश होता है, चाहे कोई रिटायरमेंट होता है, कोई डेथ करता है, तो वैसे सिचुएशन में भी, वैसे सारे सिचुएशन में साझेदारी का पुनर्गठन होता है, ठीक है, साझेदारी का पुनर्गठन होता है, साझेदारी का पुनर्गठन, फर्म का विघटन, ये नहीं। अच्छा देखिए यहाँ पर सारा चीज़ दिया बच्चों, तो इसका मतलब उपयोग सभी, ओहो सॉरी बच्चों, एक नए साझेदार के प्रवेश के कारण, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन मिस किए हम समझने में, कुछ पूछ रहा है यहाँ पर, कर एक नए साझेदार के प्रवेश के कारण क्या होता है, तो क्वेश्चन तो हम लोग ठीक समझे कि कारण क्या होता है, तो साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है, साझेदारी का पुनर्गठन होता है, पार्टनरशिप रिकंस्टिट्यूशंस, फर्म का विघटन होता है, नहीं ये वाला तो खैर नहीं होगा, ये जो है पार्टनर्स इज रिकंस्टिट्यूशन, साझेदारी का पुनर्गठन और साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा ऑप्शन जो हम लोग पहला टिक किए थे 9 का, ये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आप लोग का जो ऑप्शन में यहाँ पर दिया है बच्चों, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में हम लोग को कन्फ्यूजन करता है, आप लोग का जो ऑप्शन में 9 का बी दिया हुआ है शायद, साझेदारी का पुनर्गठन होता है, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, चलिए तो साझेदारी का पुनर्गठन होता है, ठीक है, दोनों एक जैसा है, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन या साझेदारी का पुनर्गठन। ओके चलिए इस क्वेश्चन को कर देना है आप लोग को इसी के अकॉर्डिंग, साझेदारी दोनों का एक मतलब है, ठीक है, बस यहाँ पर फर्म नहीं लगाया हुआ है, यहाँ पर फर्म लगा हुआ है, पहला वाला में फर्म लगा हुआ है, दूसरा वाला में फर्म नहीं लगा हुआ है, बाकी तो खैर ये सब नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। गुडविल इज पेड आउट टू द रिटायरिंग पार्टनर्स इन, मतलब अगर अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को ख्याति दी जाती है, तो बिल्कुल दी जाती है, तो ये ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा, कैपिटल रेशियो में नहीं दिया जाता है, इक्वल रेशियो में नहीं दिया, नॉन ऑफ दिस, ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिया जाता है, ऐसे सेक्रीफाइस, और वही यहाँ पर हो जाएगा ओल्ड जो रेशियो, वही यहाँ पर ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समझने के लिए इतना काफ़ी है। अब आगे हम लोग चलते हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज इज सो एट देयर वैल्यू इन, यानी संपत्ति और दायित्वों को उनके पूर्ण मूल्यांकित मूल्य पर दिखाया जाता है, तो किस वैल्यू पर दिखाया जाता है, तो बताइए, न्यू बैलेंस शीट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या नॉन ऑफ दिस, ठीक है, समझिए, कर संपत्तियों और दायित्वों को उनके पूर्ण मूल्यांकित मूल्य पर दिखाया जाता है, मतलब एसेट और लायबिलिटी को जो हम लोग रिवैल्यू करके दिखाते हैं, वो कहाँ न्यू बैलेंस शीट में दिखाते हैं, तो बिल्कुल हाँ न्यू बैलेंस शीट में दिखाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं दिखाते, वहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज को दिखाते हैं, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वहाँ पर जो प्रॉफिट होता है, रिजर्व रहता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, नॉन ऑफ दिस ये नहीं होगा। अब चलते हैं हम लोग 12 नंबर 12 में,
इसमें क्या बोल रहा है, एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1/4, 2/5, 7/20। तो सबसे पहले आप इस रेशियो को ठीक करिए। 1/4 है और 2/5 है और एक और है 7/20 है। ठीक है, तो इसको इक्वल करेंगे तो देखिए 20 है, तो अगर इसको भी इक्वल किया जाए, इसको भी इक्वल कर देंगे तो 4 से हो जाएगा। 4 × 4 तो यहाँ पर हो जाएगा 4 दूना 8 और 5 चौक 20। इसका 20 में है तो इसका भी 20 में आ गया और इसका कर देंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 और ऊपर में हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी आ गया रेशियो 5 और 8। और पहला वाला को तो ठीक है, पहला वाला का हमारा देखिए कितना यहाँ पर है, पहला वाला का 7/20 यानी 7 हो गया। ठीक है, तो 5, 8, 7। अब क्या बोलता है यहाँ पर, जेड जो रिटायर कर जाता है, जेड यहाँ पर रिटायर कर गया। तो जब जेड रिटायर कर गया बच्चों, तो बचा रेशियो कौन, 5:8 बच गया। तो यही हम लोग का रेशियो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन चलते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 12 तक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। क्या 13 में है, करेक्ट, किसी साझेदार की मृत्यु होने पर मृतक साझेदार के पूंजी खाता को जमा किया जाएगा। बिल्कुल, तो किस रेशियो में, तो याद रखना है ही शेयर ऑफ गुडविल। किसी साझेदार की मृत्यु होने पर मृतक साझेदार के पूंजी खाता को जमा किया जाएगा, तो किस रेशियो में, तो उसकी ख्याति के हिस्से में, उसकी ख्याति के हिस्से में जमा किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 नेक्स्ट है, द पर्पस ऑफ इशू ऑन प्रीमियम इज, यानी प्रीमियम पर निर्गमन से आशय क्या है। तो पहला है अंशों के अंकित मूल्य से कम मूल्य पर निर्गमन करना नहीं, अंशों के अंकित मूल्य से अधिक, तो यही हो जाएगा प्रीमियम का मतलब, यानी प्रीमियम का मतलब होता है अधिक पर बेचना, है ना, अधिक पर बेचना, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। क्वेश्चन 15 में कहता है दायित्वों की कुल राशि में सम्मिलित की जाती है, दायित्वों की कुल राशि में सम्मिलित की जाती है। तो देखिए सब्सक्रिप्शन कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल भी कह सकते हैं, इशूड कैपिटल, पेड अप, तो हो जाएगा बच्चों पेड अप कैपिटल पर। क्योंकि देखिए हम लोग जैसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन में, तब देखते होंगे कि हमने शेयर इशूड किया, उसके पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, और उसमें से पेड अप कैपिटल कितना होता है, पैसा पेमेंट कितना एक तरह से होता है। तो जितना पैसा पेमेंट होगा मेरे लिए लायबिलिटी उतना ही होगा। ये नहीं कि मैंने जितना इशूड किया पैसा कम मिला तो जितना मैंने इशू किया मेरा उतना लायबिलिटी बनता है, ऐसा नहीं है। जितना मेरे पेड अप होगा उतना ही मेरे लिए लायबिलिटी होगा। चलिए आई होप कि आपको इस बात को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए तो आप लोग भी थोड़ा सा काम करेंगे कि जवाब में जो है, चलिए आप लोग पहले जवाब देने का भी कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है, जब्त अंश खाता का शेष उनके पुनः जारी होने के बाद हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। समझिएगा, जब्त अंश खाता का शेष उनके पुनः जारी होने के बाद हस्तांतरित कर दिया जाता है। कहाँ पे, कैपिटल रिजर्व में। ये हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो ये बात, इसको ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अंश जब्त खाता के शेष को आर्थिक चिट्ठे के मद के अंतर्गत दिखाया जाता है। तो याद रखना रिजर्व एंड सरप्लस में। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत इसको दिखाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट है, कंपनी के लिए अधिमूल्य पर ऋण पत्र का निर्गमन है। कंपनी के लिए अधिमूल्य पर ऋण पत्र का निर्गमन है, कैपिटल गेन है या प्रॉफिट है या एसेट्स है या लायबिलिटी है। तो देखिए कंपनी के अधिमूल्य मतलब प्रीमियम पर इशू करने का मतलब क्या है, तो प्रॉफिट है। अधिक पर बेचने का मतलब है प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण पत्र जो कि मात्र सुपुर्द कर देने पर हस्तांतरित हो जाते हैं,
कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं? तो रजिस्टर्ड डिबेंचर कहा जाता है, याद रखना है। डिबेंचर विच आर ट्रांसफर बाय ओनली डिलीवर आर क्या होगा? पंजीकृत ऋण पत्र कहलाएगा, रजिस्टर्ड डिबेंचर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 चलिए। क्वेश्चन नंबर 20 में खुले बाजार से क्रय किए गए ऋण पत्रों को यदि तुरंत रद्द नहीं किया जाता तो यह है, यानी इफ डिबेंचर परचेज इन ओपन मार्केट आर नॉट इमीडिएटली कैंसल्ड दिस आर क्या कहलाएगा? करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, तो क्या कहलाएगा? इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। ठीक है, अगर आप तुरंत इमीडिएटली कैंसिल नहीं करते तो आपके लिए क्या कहलाएगा? इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। जैसे मान के चलिए आप खरीदे हैं डिबेंचर, समझिएगा डिबेंचर हमने खरीदा और डिबेंचर को अगर हम खरीदे फिर कैंसिल नहीं किए तो मेरे लिए पैसा लग गया कंपनी में, और कंपनी में पैसा लग गया तो इट्स कॉल्ड क्या? इन्वेस्टमेंट है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अपना ऋण पत्र कंपनी के वे ऋण पत्र हैं जिसे ऑन डिबेंचर आर दोज डिबेंचर ऑफ द कंपनी विच क्या है? तो कंपनी अपने प्रवर्तकों को आवंटित करती है, कंपनी अपने संचालकों को आवंटित करती है, कंपनी बाजार से खरीदती और विनियोग रूप में रखती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका क्या होगा? इसका देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी होगा बच्चों। ठीक है, कंपनी बाजार से खरीदती है और विनियोग के रूप में रखती है। अपना ऋण पत्र कंपनी के वे ऋण पत्र हैं जिसे कंपनी बाजार से खरीदती है और विनियोग के रूप में रखती है, ये हो जाएगा ऑप्शन इसका। चलिए 22 अब देखिए। 22 में देखिए कह रहा है एक स्वाधिकार यानी उदाहरण, मतलब पेटेंट्स राइट इज द एक्सप्लेन ऑफ फिक्टिनियस एसेट या इनटेंजिबल, तो ये हो जाएगा इनटेंजिबल एसेट्स हो जाएगा। ठीक है, इनटेंजिबल एसेट मतलब राइट आप कह सकते हैं कि राइट जो है, राइट आपके लिए क्या है? जैसे अधिकार हो गया, चाहे गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ये सभी जो आपके लिए राइट जो है वो क्या है? राइट जो है इट्स कॉल्ड एसेट्स है, बट वो क्या है? वो दिखता नहीं है, तो ये जो है हमारे लिए एसेट्स कहलाता है। ठीक है, 23 देखिए, वित्तीय विवरण लेखांकन प्रक्रिया के हैं, तो क्या है? फर्स्ट प्रोडक्ट है, सेकेंड प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट, इसको क्या बोलेंगे? एंड प्रोडक्ट है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है कंपनी का लास्ट में बनाया जाता है, जहाँ पर कंपनी की सारा जानकारी पता चलता है कैश के बारे में। ठीक है, पैसा कहाँ आ रहा है, जा रहा है कहाँ पे, प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, इस सारा जानकारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पता चलता है। तो एंड एक तरह से एंड वर्क है। वित्तीय विवरण में संपत्ति होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में संपत्ति होती है, मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन या क्वालिटी इन्फॉर्मेशन, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब एक तरह से पैसा का विवरण जहाँ पर होना चाहिए, पैसा का विवरण, तो ये मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन होता है। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जानकारी देता है वो मॉनेटरी देता है, मौद्रिक सूचना देता है। ठीक है, नेक्स्ट है 25 नंबर, कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट को निर्गमित किया जाता है। एन एनुअल रिपोर्ट इज इशूड बाय अ कंपनी टू इट्स, तो डायरेक्टर के द्वारा, ऑडिटर के, तो शेयर होल्डर के द्वारा, याद रखना है शेयर होल्डर की तरफ से जारी किया जाता है। नेक्स्ट है 26, कर वित्तीय विवरणों की तुलना व्यवसाय की प्रवृत्ति की इंगित करती है। कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडिकेट द ट्रेंड ऑफ द बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी परफॉर्मेंस या फाइनेंशियल पोजीशन ऑल ऑफ दिस। फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते, वित्तीय विवरण की तुलना व्यवसाय की प्रवृत्ति को इंगित करती है, तो सारा चीज़ को इंगित करता है, यहाँ पर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी को, परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन को भी इंगित करती है। 27 चलिए, अनुपात मुख्य रूप से प्रत्याय की गणना करते हैं, तो क्या चीज़ का करता है? लिक्विडिटी का। ठीक है, एक्टिविटी, डेट, प्रॉफिटेबिलिटी, तो लिक्विडिटी को रेशियो मेज़र करता है। 28 जो है, द्रव्यता के दो आधारभूत माप बताइए, यानी द टू बेसिक मेजर ऑफ लिक्विडिटी आर, तो पहला
इन्वेंट्री टर्नओवर और करंट रेशियो। नंबर 2 है करंट रेशियो एंड लिक्विडिटी। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उसका हो जाएगा। 2 है करंट रेशियो एंड लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी का याद रखना, ठीक है। 29 जो है रोकड़ प्रवाह विवरण आधारित है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड अपन। तो याद रखना बच्चों, देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम पढ़ाए होंगे तो बताएं क्या होंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब होता है जहाँ कैश आने और जाने का विवरण बताता है, ठीक है, सिर्फ कैश का, ठीक है। आप भले बिजनेस में सामान को बेच दिए 1 लाख का लेकिन पैसा आया 50,000, तो यहाँ कैश फ्लो स्टेटमेंट में 50,000 का रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये बेस किस पर होता है? कैश ट्रांजेक्शन पर बेस होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है, एक्रूअल बेसिस नहीं ना, ये सब नहीं हो जाएगा सारा। चलिए बच्चों लास्ट हम लोग का क्वेश्चन 30 है, ऑन फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष को हस्तांतरित किया जाता है, यानी ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू। जब बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, डिसोल्यूशन होता है, तो इसके कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और मैंने कोशिश किया, ठीक है, वैसे ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाता है ज़्यादा इस विषय पर चर्चा करने के बाद। वैसे सभी बच्चों को मोटा मोटी सारा जानकारी होता ही है, और लेकिन मैं फिर भी कोशिश किया कि उसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार करने का, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक है, कुछ उसका क्लू पता चल जाए कि आखिर क्यों और कहाँ है इसका ये ऑप्शन बनता है, आंसर होता है। इससे क्या है कि आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा बच्चों, ठीक है। और आप कोशिश करिए कि अगर ऑब्जेक्टिव पढ़ते तो एक बार ही ऐसा पढ़िए, समझ के पढ़िए, ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। ऐसा नहीं कि आप बस उसको रट लिए तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है, फिर आप कहीं ना कहीं भूल जाएंगे। आपका ऐसा तो होता होगा कि आप पढ़ते होंगे फिर कन्फ्यूजन और फिर आप भूल जाते होंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करिए, आप लोग समझने के साथ पढ़िए, कुछ उसका क्लू के साथ पढ़िए तो ज़्यादा बेस्ट होगा। चलिए हम लोग इस क्लास में क्वेश्चन 30 टोटल ऑब्जेक्टिव MCQ बताया। अब जो नेक्स्ट जो पार्ट वीडियो होगा उसमें हम सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा, जहां पर सेट 1 का है, जैक का है। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके आप सभी को बताना है।